नीति कक्षा 10 उसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसको समझेंगे। सत्ता की साझेदारी, साझेदारी का मतलब है साथ में लेकर चलना, किसी को अपने काम में साथ ले लेना। देश के लिए सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? यह विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मान्यताओं के लोग रहते हैं। अगर हम उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उनकी भावनाओं को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो इससे क्या है, टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हम दो देशों के बारे में चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी पाठ में हम बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो देशों पर गौर करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले हम बेल्जियम पर चलते हैं। बेल्जियम जो कि एक यूरोप का छोटा सा देश है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बेल्जियम दिखाई दे रहा है। यह एक यूरोप का छोटा सा देश है और इसकी आबादी हरियाणा से भी काफ़ी कम, लगभग 1 करोड़ के आसपास है। बेल्जियम, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। अब जैसा कि 59% जो डच भाषा बोलने वाले हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं, और जबकि डच भाषा बोलने वाले लोग, जो कि संख्या में अधिक हैं, उन्हें बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, जिसके कारण फ्रेंच भाषी व डच भाषी में नाराज़गी थी। धन और समृद्धि के मामलों में वे कमज़ोर व अल्पमत में थे। बेल्जियम में डच भाषी अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, जिससे उनके जो बीच की लड़ाई है और बढ़ सकती थी, और जो देश है फ्रेंच भाषी और डच भाषी 2 हिस्सों में पड़ सकता था, और दोनों ही पक्ष, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, उस पर अपना दावा भी ठोक सकते थे। आइए अब श्रीलंका की स्थिति पर विचार करें। श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है, एक द्वीपीय देश है। जो श्रीलंका में 74% सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं और 18% लोग तमिल भाषी हैं। जो सिंगली भाषी हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू व मुस्लिम दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका और बेल्जियम की सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए। क्या उनके जो बीच का टकराव है वो ख़त्म हुआ, क्या टकराव और बढ़ गया? श्रीलंका में वहाँ की सरकार ने क्या कदम उठाए? 1948 में जो श्रीलंका है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और यहाँ पर सिंगली भाषियों का ही प्रभुत्व रहा है, क्योंकि सिंगली भाषा बोलने वाले लोग 74% हैं। 1956 में एक नया कानून सिर्फ सिंगली भाषा के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए बनाया, यानी जो नया कानून था उसमें सिर्फ सिंगलियों की तरफ ध्यान दिया गया, उनके लोगों की तरफ ध्यान दिया गया, और इससे क्या हुआ, तमिल भाषी लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को तोड़ दिया, यानी उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों, नौकरियों में सिर्फ सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी गई, और केवल बौद्ध मत और संरक्षण को ही बढ़ावा दिया गया। इसके क्या दुष्परिणाम हुए? इसके परिणाम हुए कि श्रीलंकाई तमिलों में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिल को अपनी राजभाषा बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। 1980 में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने के लिए राजनीतिक संगठन बने। समुदायों के बीच टकराव बढ़ा, गृह युद्ध हुए, और लोगों के रोजगार ठप हो गए,
और वो शरणार्थी बनकर जीने लगे। इससे उनकी रोजी रोटी भी छीन गई और यानी इसके काफ़ी बुरे परिणाम हुए। जो ये 1956 में नया कानून बना, इसके द्वारा तमिलों में नहीं पूरे श्रीलंका में समुदायों के बीच टकराव हुए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। इसके बावजूद हम देखते हैं बेल्जियम ने क्या अपनाया। बेल्जियम ने काफ़ी समझदारी दिखाई। वहाँ पर जो क्षेत्रीय अंतर हैं, फ्रेंच भाषी लोग, डच भाषी लोग, उनके अंतरों को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन उन्होंने किए और केवल इसी बात के लिए किए कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। इस बात के लिए 4 संशोधन किए। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहे, इस बात का प्रावधान इन्होंने किया। इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कोई भी एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। केंद्र की अनेक शक्तियों का राज्यों के बीच बंटवारा कर दिया, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेगी। सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। सामुदायिक सरकार का मतलब है क्योंकि प्रत्येक देश में हर धर्म के लोग, हर जातियों के लोग, संस्कृतियों को मानने वाले लोग, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार के लोग, एक संस्कृति को मानने वाले लोगों की सरकार बनाई गई ताकि वो अपने लोगों के हितों का ध्यान रख सके। तो दोस्तों, हमने पाठ को पढ़ा। इसका यही मतलब है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है और सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है।